पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और उसके अंतर्गत ही हम लोग पढ़े थे पॉलिनेशन, जिसमें पढ़े थे सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या लाभ है, क्या हानि है, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड के संरचना तो देखते हैं। मृदुतकी कोशिकाओं का बना हुआ ओव्यूल बीजांड, जिसके बीच में एक गोल अंड सदृश संरचना दिखाई देता है, जिसे हम भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और ये चारों ओर से जो है दोहरे आवरण के द्वारा घिरा होता है। कुछ में जो है एक ही आवरण होता है, जिसे हम इंग्लिश में इंटेगुमेंट कहते हैं। बाह्य आवरण को एक्सटर्नल इंटेगुमेंट और आंतरिक आवरण को इंटरनल इंटेगुमेंट, एक्सटर्नल इंटेगुमेंट, और यह है इंटरनल इंटेगुमेंट, आंतरिक अध्यावरण। और जहाँ पर यह अध्यावरण जो है ब्रेक टूटा हुआ दिखलाई देता है, लगता है कि यहाँ अध्यावरण नहीं है, तो यह है बीजांड द्वार, जिसे हम माइक्रोपाइल बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक इसके विपरीत साइड में यह है चैलेजा अर्थात निभाग। चैलेजा निभाग, और ये मृदुतकी की बनी हुई जो अधिकांश ये भाग घिरा हुआ है, जिसे हम न्यूसेलस अर्थात बीजांडकाय बीजांडकाय कहते हैं। फिर जो है ये बीजांड होता कहाँ है, तो पुष्प का जो मादा जनन अंग है, जिसे हम जयांग कहते हैं। कल हमने बताया था जैसे ये जयांग है जो कि फ्लास्क के नुमा होता है, और जिस पर
आश्रित होता है जयांग, इसे हम पुष्पासन, पुष्प का आसन अर्थात थैलमस कहते हैं। और इस जयांग जो है एक या एक से अधिक कार्पेल अंडकों के मिलने से बना होता है। यहाँ यदि एक ही अंडक का जयांग है तो उसे एकांडक कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं। दो जयांग है तो द्विअंडक, तीन है तो त्रिअंडक, तीन से अधिक है तो बहुअंडक कहते हैं। दो या दो से अधिक होगा तो संयुक्त भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। यदि कार्पेल अर्थात अंडक संयुक्त है तो कहेंगे युक्तांडपी, अलग अलग हैं तो पृथक अंडपी। तो यह एक कार्पेल है जिसका नीचे का फूला हुआ भाग जो है ओवरी कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। सबसे ऊपर जो घुंडी सदृश संरचना होती है इसे स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच में जो नलिका सदृश भाग है इसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। तो इसी ओवरी में जो है इस ओवरी में जो है प्लेसेंटा से लगा हुआ जो है ऐसे ये बीजांड ओव्यूल पाया जाता है। तो ये जो आधार भाग जिस डंठल सदृश संरचना से जो जुड़ा है, जिसको हम यहाँ ऐसे बनाए हैं, तो इसे हम फनकेल बीजांड ब्रेंट, फनकेल बीजांड ब्रेंट कहते हैं। और ये बीजांड ब्रेंट जहाँ से बीजांड से जुड़ा रहता है उसे हम हाइलम, हाइलम नाभिक कहते हैं। बीजांड का परिवर्तित विकसित रूप बीज ही होता है। और जब बीज परिपक्व होता है तो लगता है कि वहाँ से एक जब फनकिल टूटता है, निकलता है, तो बीज के ऊपर एक स्पॉट चिन्ह दिखाई देता है। वही क्या होता है, नाभिक होता है। जैसे लगता है कि यहाँ पहले कुछ जुड़ा हुआ हो, जैसे दो रूम के बीच में या एक दीवार है, लेकिन अगर बीच में अब इस दीवार को हम तोड़ दें तो दोनों किनारे जो है और ऊपर जो है स्पॉट चिन्ह दिखलाई देता है और वो चिन्ह बताता है कि यहाँ पहले कोई दीवार थे। वैसे ही जो है ये फनकिल बीजांड ब्रेंट जब बीजांड से अलग होता है तो यहाँ स्पॉट दिखलाई देता है हाइलम के पास। अब जो है जहाँ आध्यावरण ब्रेक दिखाई दे रहा है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। तो इस बीजांड द्वार के पास ही जो अंड सदृश संरचना है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं, एक कोशिका होती है जिसे हम अंडकोशा कहते हैं, एग सेल कहते हैं। और इस एग सेल से दोनों तरफ एक एक कोशिका होती है जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। और निभाग की ओर भी 3 कोशिकाएं होती हैं जिसे हम प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और बीच में जो है ये 2 केंद्रक होता है जिसे हम बाइपोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार से यह भ्रूणकोश जो है इसमें 8 केंद्रक हो गए। अरे 3 कोशिका यह है तो 3 केंद्रक है, 3 कोशिका यह भी है, प्रतिमुख कोशिका इनमें भी केंद्रक है और 2 यह, तो ये 8 केंद्रक हो गए। और कितनी कोशिकाएं हुई तो 3 यह और 3 यह, और ये दोनों समेकित होकर एक बन जाता है, बाइपोलर न्यूक्लियाई है। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है। नहीं तो यह है बीजांड की संरचना। आगे हम पढ़ेंगे कि परागण का
परागकण का परागण क्रिया में जो परागकण जो है क्या होता है, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो परागकण का अंकुरण कैसे होता है और नलिका में इसकी वृद्धि कैसे होती है? नहीं, तो कोई भी जो है, यदि एक बीजपत्री पौधा है तो उस एक बीजपत्री पौधे के परागकण में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। और यदि द्विबीजपत्री पौधा है तो उसके परागकण में 3 छिद्र होते हैं, अर्थात 3 जनन छिद्र होते हैं। तो कैसे जो है परागकण का अंकुरण होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये जो कार्पेल बनाए हैं और बड़ा में बना दे रहे हैं। ये ऊपर जो लिखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल उसे भी मिटा दे रहे हैं और बड़ा बना दे रहे हैं ताकि दिखाई दे। तो यदि यह ऐसे फ्लास्क नुमा कार्पेल है और यह वर्तिकाग्र है और ये जिस पर स्थित है उसे हम पुष्पासन थैलेमस कहते हैं। तो यह एक कार्पेल है और इसका नीचे का जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम ओवरी कहते हैं और ये बीच का भाग जो है, जो नलिका सदृश है, इसे हम स्टाइल अर्थात वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, स्टाइल। और ये वर्तिकाग्र है स्टिग्मा और ये फूला हुआ भाग ओवरी। तो कैसे परागण क्रिया में परागकण जब यहाँ वर्तिकाग्र पर आता है तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ कोई परागकण आ गया तो इस वर्तिकाग्र से तरल पदार्थ रिश्ता है, निकलता है। उस तरल पदार्थ जो होता है वह शर्करा युक्त होता है और उस चिपचिपे तरल पदार्थ पर जैसे ही परागकण आता है उस तरल पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद जो है ये अंकुरित होता है। तो अंकुरित होने के पश्चात जो है इनमें ऐसे नलिका सदृश संरचना जो है बनती है, ऐसे नलिका सदृश संरचना बनती है। इस नलिका को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब, पराग नली, पॉलन ट्यूब, पराग नली कहते हैं। और ये परागकण जो है इस परागकण का जो केंद्रक है इस पॉलन ट्यूब में आ जाता है। और इस पराग नली एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी। फिर से जो है ऐसे पराग नली ये बढ़ता जाता है और ये पराग नली का एक सिरा जो है ज्वाइंट रहता है। कुछ समय पश्चात ये परागकण का जो केंद्रक है समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है 2 केंद्रकों में बंट जाता है, ऐसे 2 केंद्रकों में बंट गया। फिर से ऐसे इसकी वृद्धि होती जाती है और ये ऐसे घूमते हुए जो है, ऐसे घूमते हुए यहाँ माइक्रोपाइल के पास से प्रवेश करता है। यदि यह ऐसे एम्ब्रियो सैक है, भ्रूणकोश है और ये ऐसे भ्रूणकोश है, ये अंडकोशा है, दोनों बगल सहायक कोशा है, इधर चैलेजा की ओर जो है प्रतिमुख कोशिका है और ये द्वितीयक केंद्रक है या द्विध्रुवीय केंद्रक है, बाइपोलर न्यूक्लियाई है।
तो यहाँ से आता है तो अंडकोशा, जैसे यहाँ समझ सकते हैं कि अंडकोशा और सहायक कोशा के बीच से जो है प्रवेश करता है। तो प्रवेश करते समय जब घर्षण उत्पन्न होता है तो घर्षण के कारण जो इसका जो है अंतिम सिरा जुड़ा हुआ है, या तो घर्षण के कारण जो है शिखर भाग टूट जाता है, या शिखर भाग पर दो छिद्र हो जाते हैं, और जब टूट जाता है तो दोनों केंद्रक जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। नर केंद्रक जो है इसके अंदर स्वतंत्र हो गए। तो एक नर केंद्रक जब इस अंडकोशा से मिलता है, आगे आएंगे इंटर में तो बताएंगे कि कैसे जो है ये 8 केंद्रक और 7 कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ इतना ही जाने आपके लिए कि जब एक नर केंद्रक ये मादा युग्मक से मिलता है तो क्या हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो यहाँ नर युग्मक है जिसमें गुणसूत्र क्या है, अगुणित है, हैप्लॉइड है, यन है, और मादा युग्मक में भी यन है, अर्थात ए मेल गैमेट और ए फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। ये जाइगोट बन गया अर्थात 2n, और जाइगोट से क्या अर्थात भ्रूण, इससे जो है भ्रूण बनेगा, शिशु पौधा बनेगा। और एक नर केंद्रक जो है इस द्वितीयक केंद्रक से मिला, तो एक नर केंद्रक जो द्वितीयक केंद्रक से मिल रहा है तो उसमें क्या है, 2n है, 2 न्यूक्लियस है, 2n है, गुणसूत्र द्विगुणित है, तो मिलकर जो है ये 3n, यहाँ 2n बना द्विगुणित, ये 3n त्रिगुणित संरचना बनती है, ट्रिप्लॉइड संरचना बनती है, त्रिगुणित संरचना बनती है, अर्थात त्रिक संलयन की क्रिया होती है। तो इससे जो बनता है उसे हम कहते हैं इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म भ्रूणपोष। ये जो बीच में है इसे तो हम कहते हैं क्या, भ्रूण कोष, भ्रूण कोष, जिसे इंग्लिश में हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। और ये जो त्रिगुणित संरचना बनी इसे हम कहते हैं भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, अर्थात जो जाइगोट से भ्रूण बन रहा है, जो विकसित होकर शिशु पौधा का निर्माण करता है, उसका ये पोषण करता है। तो ये भ्रूणपोष के अंदर जो है पोषक पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो है इकट्ठा होता रहता है। तो इस प्रकार से जो है परागकण का नलिका में प्रवेश होता है और परागकण का अंकुरण होता है। जब ये क्रिया पूर्ण हो जाती है तो थैलेमस भी हट जाता है, और यहाँ जो बीजांड है, बीजांड का जो अध्यावरण है, ये अध्यावरण सूख कर कठोर हो जाता है, और ये बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, और ये पूरा ओवरी जो है ये फल में परिवर्तित हो जाता है, पूरी की पूरी ओवरी फल में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि परिपक्व ओवरी को ही हम फल कहते हैं, परिपक्व ओवरी को फल कहते हैं, और बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। कुछ फल ऐसे हैं जिनके निर्माण में ओवरी के अलावा, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, अर्थात बाह्य दल, दल भी पुष्प के फल के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ऐसे फल को कूट फल कहते हैं या असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब है। और जो सत्य फल होता है वह सिर्फ जो है ओवरी से ही परिपक्व होता है। तो ये ओवरी फल में परिवर्तित हो गया, और ये बीजांड जो है सूख कर कठोर होकर बीज में परिवर्तित हो गया, इसका जो अध्यावरण है बीजावरण बन गया। ठीक है, तो फल की जो भित्ति होती है, इस फल में जो है 3 फल भित्ति होती है, जैसे बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति।
अलग अलग फलों में जो है इनकी संरचना भिन्न भिन्न है। जैसे यदि आम हम उदाहरण ले रहे हैं तो आम का जो बाह्य फल भित्ति है वह आम का छिलका है, और जो आम का मध्य फल भित्ति है मिडिल लेयर है, मध्य लेयर है, मध्य फल भित्ति है, वो आम का गुद्देदार भाग है। और आम का जो अंतः फल भित्ति होता है वह गुद्देदार भाग के अंदर वो कठोर होता है, अठली के ऊपर जो कठोर आवरण होता है वो अंतः फल भित्ति होता है। इस प्रकार से जो है ये अंडाशय की भित्ति जो है फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो है बीजांड की संरचना रहा। फिर जो है कैसे ओवरी जो है फल में परिवर्तित हो गया, बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो गया। फिर है कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है। तो बीजों का अंकुरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि पुष्प में निषेचन के बाद कौन कौन सा परिवर्तन होता है। चेंजेज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आइए देखते हैं। चेंजेज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चेंजेज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद पुष्प में कौन कौन सा परिवर्तन होता है। नहीं तो पुष्प के 4 प्रारूपिक भाग पढ़े हम लोग। एक है कैलेक्स, पिछले वीडियो में पढ़े, दूसरा करोला, और तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैलेक्स बाह्य दल में क्या परिवर्तन होता है। तो बाह्य दल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद प्रायः जो है मुरझा जाता है और मुरझाकर गिर जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पुष्प में बाह्य दल जो है अस्थायी चीर लग्न रहता है, हमेशा जो है जुड़ा रहता है। जैसे देखे होंगे कि बैगन में जो डाटी जिसे कहते हैं, डाटी के नीचे पत्ती की आकृति की संरचना हमेशा लगा रहता है, वो बाह्य दल है। टमाटर में भी लगा रहता है, मिर्च में भी लगा रहता है, रस भरी में भी लगा रहता है। तो कुछ में लगा रहता है, नहीं तो अधिकांश में जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बाह्य दल मुरझाकर गिर जाता है। सरसों के पुष्प में बाह्य दल मुरझाकर गिर जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। दूसरा है करोला दल। दल जो है प्रायः सभी में जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है गिर जाता है। फिर है पुंकेसर एंड्रोसियम। तो निषेचन के बाद एंड्रोसियम भी क्या झड़ जाता है, अर्थात गिर जाता है। और फिर जो है जायांग। तो जायांग में अभी हमने पढ़ा कि वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। तो जायांग में जो वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र जो है सूख जाती है, वर्तिका जो है मुरझा जाती है। जो अंडाशय है ये फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय अर्थात ओवरी जो है फल में परिवर्तित हो जाती है।
अंडाशय की जो फल भित्ति है, अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति में बदल जाती है। बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूणकोश में जो अंडकोशा है, ये अंडकोशा जो है भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक केंद्रक है, ये द्वितीयक केंद्रक जो है भ्रूणपोष, त्रिसंलयन संरचना, त्रिजन, त्रिगुणित भ्रूणपोष में बदल जाती है। बीजांड का जो अध्यावरण है ये बीज का आवरण बना लेता है और बीजांड वृंत जो है बीज का वृंत बनता है जो बाद में अलग हो जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद परिवर्तन होता है। फिर है कि बीज तथा बीजों का अंकुरण, कि बीज में भ्रूण जो है प्रसुप्त अवस्था में रहता है। बीज के अंदर भ्रूण जो है प्रसुप्त अवस्था में रहता है और जब कभी हम नमी युक्त जो है मृदा में बोते हैं तो माइक्रोपाइल जो बीजांड द्वार है यहाँ से जल अवशोषित करता है और जल अवशोषित करने के कारण जो है ये बीज जो है फूल जाता है और इनके चारों ओर की जो लेयर होती है फटता है और सक्रिय होकर जो है इनमें अंकुरण होता है और उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा भ्रूणपोष देता है। तो ऐसे पौधे जिनमें संचित भोज्य पदार्थ उसके बीज में इकट्ठा होते हैं तो ऐसे पौधे के बीज को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे जितने भी एक बीजपत्री पौधा है, एक बीजपत्री पौधा के बीज में ही ये भ्रूणपोष में पोषक पदार्थ संचित रहता है। इसलिए एक बीजपत्री पौधे के बीज का जब अंकुरण होता है तो एक ही पत्ती निकलती है। ध्यान दीजिएगा, जब धान की नर्सरी तैयार करते हैं या गेहूं बोते हैं तो प्रारंभ में एक ही पत्ता दिखलाई देता है और वह पतला भी कैसा होगा, पतला होगा। क्यों? क्योंकि उसका भ्रूणपोष, उसमें जो भोजन संचय है वो जब तक वो विकास नहीं कर ले रहा है, पत्ती उसकी विकसित नहीं हो जा रही है ताकि फोटोसिंथेसिस क्रिया करके भोजन बना सके, तब तक वो भ्रूणपोष जो है बीज में ही रहता है, इसलिए वो भ्रूणपोषी बीज है। जबकि द्विबीजपत्री पौधों में ये भ्रूणपोष अंकुरण के समय भ्रूणपोष से पोषक पदार्थ निकलकर जो है और कहाँ जाता है, पत्ती में आ जाता है। इसलिए द्विबीजपत्री पौधों में उनके बीज के अंकुरण के समय उनकी पत्तियां कुछ गुद्देदार होती हैं, मोटी होती हैं। जैसे चना मटर की पत्तियां कुछ गुद्देदार मोटी होती हैं। तो इस प्रकार से बीज के अंकुरण के लिए जल आवश्यक है, जल अर्थात नमी आवश्यक है। यदि धूल उड़ता हुआ मिट्टी में बीज बो देते हैं तो अंकुरण नहीं होता है, लेकिन जब वो बीज जो है वहीं पड़ा रहता है और उसे थोड़ा बहुत पानी नमी मिल गया तो अंकुरण होता है। तो बीजों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? तो बीज के अंकुरण के लिए जल आवश्यक है अर्थात नमी आवश्यक है। बीज के अंकुरण के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन आवश्यक है और बीज के अंकुरण के लिए टेम्परेचर, तापमान आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो है बीज और बीज का अंकुरण रहा। फिर इस चैप्टर में बच रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। वीडियो को देखने के बाद जो है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम लोड करें वो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः पहुँचे।